अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। धारा, ठीक है, बस तुम मेरी बात मानो। अगले दिन धारा ने जानबूझकर ऋतु को घर पर बुलाया। नाश्ते के समय सम्यक से फिर से पूछा गया शादी के लिए, तो बदले में सम्यक हामी भर दी, जिसे ऋतु की आंखें फाड़े बस सम्यक को ही देख रही थी। जब ऋतु से रहा नहीं गया तो वह सबके सामने सम्यक से पूछा, तुम ऐसे कैसे किसी से शादी के लिए हाँ कर सकते हो? सम्यक अपनी खुशी को छुपाते हुए, मेरा मन मेरी मर्जी, मैं चाहे शादी के लिए हाँ करूँ या ना करूँ, तुम्हें उससे क्या? ऋतु, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? सम्यक, हाँ तो मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं करती। ऋतु, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? सम्यक, अगर ऐसा है तो अब तक मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी थी? ऋतु, तो अब तक मुझसे किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी, ना तुमने और ना ही किसी और ने। इतना कहकर ऋतु वहां से गुस्से में और आंखों में आंसू लिए चली गई। सम्यक भी मारे खुशी के धारा के गले लगाकर वहां से सीधा ऋतु के पीछे चला गया। धारा भी हंसते हुए दिव्या जी से, मम्मी जी आप ना अब शादी की तैयारी सच में शुरू कर दीजिए। दिव्या जी, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे दादी कब बनाने वाली हो तुम ये बताओ। धारा हैरानी से पहले दिव्या जी को देखती, फिर विवान जो अभी पानी पी रहा था खांसते हुए धारा को देखता है। धारा जल्दी से वहां से उठकर बोली, हाँ वो मुझे स्टेशन जाना है, लेट हो जाएगा वरना। और वो सीधा वहां से बाहर भाग जाती है। विवान भी ऑफिस का बहाना बनाकर निकल लेता है। विश्वजीत जी, क्या दिव्या जी आप भी शर्मा गए हमारे दोनों बच्चे? दिव्या जी, हाँ तो क्या हुआ, अब यही शर्म लेकर बैठे रहे तो मेरी तमन्ना तो धरी रह जाएगी। अब तो बस जल्दी से एक गुड्डा या गुड़िया मेरी गोद में आ जाए, तर जाऊं मैं तो। विश्वजीत जी, बस इतनी सी बात, मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। दिव्या जी, क्या आप भी थोड़ा तो शर्म करिए। ऐसे ही हंसी मजाक में आज के भी दिन बीत गए। उधर ऋतु सम्यक से बात नहीं कर रही थी और सम्यक भी ज्यादा मनाने नहीं गया, क्योंकि वो भी तो गुस्सा था। जब प्यार करती थी तो बताई क्यों नहीं? उसकी वजह से कितना रोना पड़ा बेचारे सम्यक को। उन दोनों की सुलह कराने के लिए धारा ने ऋतु को अपने पास बुलाया और उससे बोली, ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? ऋतु थोड़े गुस्से में, कुछ भी तो नहीं। धारा, अच्छा तो फालतू में तुम लोग मुंह फुलाए घूम रहे हो? ऋतु, नहीं। धारा, तो हुआ क्या है बताओ तो। ऋतु परेशान होते हुए, वो ऐसे ही कैसे किसी से शादी के लिए हाँ कर सकता है? धारा, हाँ तो और क्या करता वो? तुमने उसने कभी अपने दिल की बात तो नहीं की, ऊपर से घर वालों का प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज तो करना था ना। ऋतु, एक बार आकर मुझसे पूछ तो लेता। धारा, तुमसे दोबारा ना सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए नहीं आया वो। तुम्हें पता भी नहीं है कितना प्यार करता है वो तुमसे। दिन भर तो सबके सामने मुस्कान लिए घूमता है चेहरे पर, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी तकलीफ खुलकर सामने आती है। मैंने खुद न जाने कितनी बार उसको ऐसे रोते देखा है। अब तक तुमने ये मान ही लिया कि तुम भी उससे प्यार करती हो, तो क्या अब मैं मम्मी से बात करूं तुम्हारी शादी की? ऋतु, ठीक है, जो मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आस्था और सिद्धार्थ भी अब वापस आ गए थे। इतने दिन बाद अब आस्था वापस आ गई तो सच में गुड न्यूज साथ ही लाई थी। हालांकि यह बात सिर्फ उसे पता थी, क्योंकि उसे प्रेग्नेंट हुए अभी बस 1 हफ्ते ही हुए थे और उसे इंडिया आने में 1 दिन पहले ही पता लगा था। सबसे मिलने के बाद आस्था घर आकर थकी हुई सी हालत में हॉल में सोफे पर पसर गई। सिद्धार्थ की मम्मी आस्था को ऐसे देखकर तुरंत आस्था के पास आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तबीयत नहीं ठीक है क्या? आस्था, नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी थकान है और सर दर्द भी है। अच्छा तो लाओ मैं सर दबा दूं तुम्हारा। आस्था, अरे नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए। लेकिन फिर भी उन्होंने आस्था की बात न मानकर उसके सर पर चंपी करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने आस्था को लेकर आराम करने को कहकर किचन में जा ही रही थी कि आस्था ने उन्हें रोककर कहा, मम्मी मुझे एक बात बतानी है आपसे। हाँ बेटा बोलना। वो मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? आस्था बस शांति से हाँ में सिर हिला देती है। सिद्धार्थ की मम्मी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही नजर उतारकर आस्था के माथे पर किस किया और एक नौकर से कहा, कर मिठाइयाँ मंगवा ली। मारे खुशी की
उन्होंने सारे सिद्धार्थ को फोन करके बता दिया कि उनकी बहू रिया अम्मा बनने वाली है। लेकिन सिद्धार्थ को ये बात आस्था खुद बताना चाहती थी, इसलिए उसने एक प्लानिंग करके सबसे मना कर दिया। सिद्धार्थ को यह बात कैसे ना पता चले। आस्था के लगभग शाम तक का सरप्राइज की सारी तैयारी कर ली थी। उसके बाद उसने सिद्धार्थ को फोन किया और बोली, हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, हाँ जी बोलिए रानी साहिबा। आस्था, कब तक आ रहे हैं आप? सिद्धार्थ, ओह वेट नहीं कर रहे हैं आपसे, वेट नहीं हो रहा है आपसे? आस्था, नहीं बस ऐसे ही, आप बताइए तो। सिद्धार्थ, सॉरी बच्चा, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आस्था, कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। सिद्धार्थ, कोशिश करूंगा। आस्था, ओके बाय। सिद्धार्थ ने भी बाय बोलकर फोन रख दिया। रात के लगभग 8 बजे सिद्धार्थ ऑफिस से घर आता है। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद जब आस्था उसे नहीं दिखती है तो वो मम्मी से बोलता है, माँ आस्था नहीं दिख रही। हाँ वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो सिद्धार्थ, हाँ तबीयत खराब है, उसने बताया नहीं मुझे, क्या हुआ है उसे? तू खुद जाकर पूछना, हमें भी नहीं पता। सिद्धार्थ सीधा रूम की तरफ जाता है जहां आस्था बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। सिद्धार्थ, आस्था क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बताया क्यों नहीं? आस्था, आप कब आए? सिद्धार्थ, वो छोड़ो, पहले चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ तुम्हें। आस्था, अरे मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द है। एक बात बतानी थी आपको। सिद्धार्थ, क्या? आस्था, पहले अपने आंखें बंद करिए। सिद्धार्थ, क्यों? आस्था, अरे पहले बंद तो करिए। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करता है और आस्था तुरंत अपने अलमारी से एक छोटे बच्चों की कुछ कपड़े और कुछ सामान उसके बगल में रखकर कहती है, अब आंखें खोलिए। सिद्धार्थ उस सब चीजों को देखकर नासमझ बनकर उस आस्था को देखकर पूछा, ये किसके लिए है? आस्था, आपको सच में कोई अंदाजा नहीं है? सिद्धार्थ, ना। आस्था, ये? आस्था, हाँ, मैं अपना सिर हिला देती है। सिद्धार्थ की आंखों में मारे खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसने सीधा आस्था को अपने गले लगा लिया था। थैंक्स, मुझे इतनी बड़ी खुशियां देने के लिए। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। और इतना बोलकर उसने आस्था को एक जोर का किस उसके गालों पर दे दिया। मैं अभी सबको बताकर आता हूँ। आस्था, सबको पता है, यह आपके लिए सरप्राइज था। सबकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। कुछ ही दिन में ऋतु और समय की भी शादी तय हो गई थी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। इन सब में लगभग 2 महीने बीत गए थे और आखिर में इन दोनों की भी शादी का दिन आ ही गया। शादी के दिन दोनों ही घरों में काफी ज्यादा चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, घर के सबसे छोटे सदस्य की शादी होने वाली थी भाई। घर के सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। धारा और आस्था ऋतु के साथ ही थे। बाकी सारे लड़के अपनी अपनी बीबियों को याद करते जैसे तैसे तैयार हुए। आज के मुख्य हीरो यानी कि संबक बाबू ने लाइट से भी कम लाइट की पिंक शेरवानी वियर, जिस पर सुनहरी जरी की हुई थी, साथ के साथ भारी जारी किया हुआ दुपट्टा, माथे पर पगड़ी जिसे कुछ चमकते हुए गहनों के सजाया गया, गले में मोतियों का हार और एक साथ एक आध रिंग। उपन लोगों के दूल्हे रेडी हो गए थे। अब बारी है उनके भाइयों की। तो विवान ने डार्क ने बिल्कुल ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिस पर जगह जगह जरी किया हुआ था। एक हाथ में वॉच, पैरों में ब्लू और गोल्डन रंग की जूती और गले में छोटी मोतियों का 3 लेयर छोटी सी माला। बर्थडे बिल्कुल छोटे और सलीके से सेट किया हुआ था। वहीं सिद्धार्थ ने सबसे हटकर जोधपुरी स्टाइल में सूट, हाथों में एक सुंदर सी वॉच, बालों को वियर्ड किया हुआ अच्छे से सेट किए हुए बूट्स डाले, वो किसी रईसजादे से कम नहीं था। ये तो बात हुई हमारे मजनुओं की। अब आते हैं अपनी लैलाओं पर। पहले बात करें दुल्हन यानी कि ऋतु की, तो भी हल्के गुलाबी रंग का लहंगा जिस पर भारी जरी किया हुआ गया था, जिस पर से भारी दुपट्टा और सारी ज्वेलरी से सजी बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। पर धाराने ने भी ब्लू रंग के और गोल्डन रंग से डिजाइन किया गया लहंगा, साथ में दुपट्टा एक साइड से लिया गया था। कानों में बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र और मांग में पूरी सिंदूर से भरी हुई, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और हल्का सा मेकअप, बस इतना ही था। और आस्था, अपनी तबीयत के चलते उसने हेवी कपड़े या ज्वेलरी तो नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी
उसने एक मल्टी कलर के फ्लोरल लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, और कानों में मीडियम साइज की बालियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और धारा जैसा हल्का मेकअप। सारी तैयारियों के बाद सभी लोग बारात लेकर निकल गए। रास्ते में सभी ने खूब डांस किया। बारात जब ऋतु के द्वार पर पहुंची तो सारी लड़कियां और घर के कुछ जाने माने सदस्य भी उनसी में डांस करने पहुंच गए, जिसमें आस्था और धारा भी थी। आस्था को इतनी बेफिक्री से डांस करते देख पहले तो सिद्धार्थ काफ़ी खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आस्था प्रेग्नेंट है, उसने फौरन आस्था को रोककर उसे साइड कर मिलाकर कहता है, ओहो आस्था, तुम डांस मत करो। आस्था, क्यों? सिद्धार्थ, क्यों का क्या मतलब? तुम्हें याद नहीं, तुम हमारे बच्चे की अम्मा बनने वाली हो, तो उसका भी ध्यान रखो थोड़ा। आस्था अजीब सा मुंह बनाकर, अम्मा, अम्मा नहीं, मम्मी बनूंगी मैं। सिद्धार्थ आस्था को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करके उसके कान में, ठीक है, बन जाना मम्मी, लेकिन उससे पहले बच्चों के पापा के लिए एक किसी तो दे दो। आस्था, सिद्धार्थ, आप पागल हो गए हो क्या? ऐसे सबके सामने पहले तो आप मुझे उठा लाए और अब ये, कुछ तो शर्म करिए। सिद्धार्थ, जो करे शर्म उसके फूटे करम। और वैसे भी आज तो मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है कि मन कर रहा है अभी के अभी सारा मेकअप और लिपस्टिक खराब कर दूं, लेकिन तुम फिर बाद में परेशान हो जाओगी, तो सीधे से कह रहा हूँ, दे दो, वरना अगर मुझे लेना पड़ा तो। आस्था घबरा कर, हाँ ठीक है, मैं दे रही हूँ ना, मैंने कब मना किया, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करिए। सिद्धार्थ झट से अपनी आंखें बंद करते हुए आस्था का किस का वेट कर रहा था। उसकी पकड़ अब आस्था की कमर से ढीली पड़ गई थी, जिससे आस्था एक झटके में सिद्धार्थ से छूटी और भाग गई। जाते जाते उसके सिद्धार्थ के जीभ दिखाकर चिढ़ाना नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ ने ऐसा आस्था को भागने से परेशान होकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, आस्था संभाल कर, लग जाएगी। लेकिन मजाल है जो उसने सुनी हो। वह भागी तो सीधा हाँफते हुए ऋतु के कमरे में रुकी। ऋतु ने आस्था से कहा, अरे अरे, आराम से, क्या हुआ? कोई कुत्ता वुत्ता पीछा पड़ा है क्या जो इतना हाँफ रही है? और अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ध्यान रख, अभी गिर विर जाती तो। आस्था, सॉरी। ऋतु, हाँ चल ठीक है, आगे से ध्यान दियो। आस्था, वैसे बारात आ गई है, आज तू जरा संभल कर रहना क्योंकि तुम पर बिजली गिरेगी। ऋतु, मतलब? आस्था, मतलब कि आज तो सम्यक सच में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा, और डांस तो ऐसे कि खुद भूल गया है कि वो आज दूल्हा है। ऋतु बस मुस्कुरा कर रह जाती है और वहीं पास की बनी खिड़की पर से जाकर नीचे सारा नज़ारा देखती है, जहाँ घर के सभी लोग डांस करने में बिजी थे। ऋतु की नज़र जब सम्यक से हट ही नहीं रही थी, तभी सम्यक की भी नज़र यूं ही खिड़की पर गई तो ऋतु झट से पीछे हट गई। सम्यक भी बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर बाद सभी बारातियों का स्वागत किया जाता है। दूल्हे के साथ सारी रस्में निभाई जाती है और उसे मंडप में ले जाकर बिठाया जाता है। कुछ देर में पूजा के बाद दुल्हन को बुलाया जाता है तो आस्था और धारा ऋतु को नीचे लाती है। हल्के घूंघट के साथ ऋतु मंडप के पास आती है तो सम्यक खुद ही खड़ा होकर उसका हाथ अपने हाथों में मांगता है, तो ऋतु झट से अपनी हथेली सम्यक की हथेली पर रख देती है और एक हाथ से लहंगा संभाल मंडप पे बैठ जाती है। कुछ ही देर में उन लोगों ने भी शादी हो जाती है, पूरी रस्म और रिवाज के साथ। सभी के आशीर्वाद लेकर सभी लोग थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद विदाई की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं और देखते ही देखते विदाई भी समय आ जाता है। ऋतु की विदाई देखकर धारा और आस्था को अपनी विदाई याद आ जाती है और उनकी भी आंखों में आंसू बह जाते हैं। सिद्धार्थ और विवान उन दोनों को संभालते हैं। सम्यक और घर पर दुल्हन के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ ही देर में बारात दुल्हन समेत घर पहुंचती है। वहां से धारा भाग कर सीधा अपने रूम में चली जाती है। सभी हैरान से उसे देखते हैं तो विवान कहता है, मैं देख कर आता हूँ। विवान भी रूम में जाता है तो वहाँ वॉशरूम में पानी गिरने का आवाज़ आती है तो विवान बाहर से ही, धारा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बाहर विवान घबराया सा आवाज़ दिए जा रहा था। थोड़ी देर में धारा जब बाहर आई तो पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। विवान ने उसे फौरन अपने गले से लगा लिया। विवान, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? धारा धीमी आवाज में,
वो बस उल्टी आ गई, पता नहीं क्यों। विवान, डॉक्टर को बुला दूं? धारा, नहीं, अभी सारी रस्म पूरी हो जाए, वरना सभी लोग फालतू में परेशान हो जाएंगे। विवान, तो तुम आराम करो, नीचे जाओगी तो चिड़िया जैसी इधर उधर फुदकने लगेगी। धारा, नहीं, मैं ठीक हूँ अब। विवान, ठीक है, फिर चलो, लेकिन ज्यादा इधर उधर नहीं। धारा विवान को गाल पर हल्का सा किस करके, अब चले। विवान ने धारा को थोड़ा टाइट वाला हक कर देकर, हाँ चलो। उधर ऋतु ने गृह प्रवेश पूरा होता है, उसे एक अलग रूम में ले जाकर बिठाया जाता है, जहाँ पर बाकी भी रस्में पूरी होती है। जिन औरतों को आज ही वापस जाना था, उन्होंने ऋतु की मुंह दिखाई करके अपने अपने तोहफे उसे देखकर रवाना हो ली। दिन भर सभी लोगों को आराम किया, सिवाय आस्था, धारा, विवान और सिद्धार्थ के। लोग तो अपने भाई और देवर का रूम सजाने में व्यस्त थे। शाम तक रूम भी अच्छे से सज गया। सभी लोग हल्का फुल्का खाना खाकर बैठ गए हॉल में मस्ती करने, और समय को भी बिठा लिया अपने साथ। आस्था और धारा दोनों ऋतु के पास बैठी सारी बातें समझा रही थी और थोड़ा कंफर्ट फील करा रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी चली जाती है, क्योंकि आस्था को आदतन थक गई थी और धारा को भी आजकल थकान सी लग रही थी, तो वो भी रूम में चली गई। कुछ देर में सारे लोग हॉल से उठकर अपने अपने रूम में आ गए। बची तो सिर्फ एक दो और लड़के और सिद्धार्थ, सम्यक और विवान। सम्यक तो जाने को ही तैयार ना था। वो तो सिद्धार्थ और विवान को उसे समझा समझा कर रूम में धकेल दिया। सम्यक को मुंह बनाए हुए अंदर गया तो ऋतु बेड पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सम्यक को समझते देर नहीं लगी कि वो बस घबराई हुई है। वो फौरन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। तब जाकर ऋतु को थोड़ा चैन मिला। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने घूंघट ऊपर उठा दिए। कुछ ही देर बाद सम्यक वापस आया तो ऋतु ने झट से घूंघट ओढ़कर उसी पोजीशन में बैठ गई। सम्यक हल्के से मुस्कुराकर, जाकर चेंज कर लो और आराम से सो जाओ। ऋतु ने अपने मन में हैरान होकर कहा, सो जाऊं? इसे बात नहीं करनी मुझसे? चुचुंदर कहीं का। एक तो एटीट्यूड इतना है कि मैं खुद से उससे बात नहीं कर सकती, और ये महाराज, और ऊपर उड़े जा रहे हैं। मुझे क्या, मैं भी जा रही हूँ चेंज कर सोने, मुझे भी बात नहीं करनी। इतना कहकर ऋतु ने झट से अपना घूंघट उठाया और बैग से अपना कपड़ा लेने के लिए उठ गई। उधर सम्यक ने जब ऋतु को ऐसे देखा तो मानो उसके होश ही उड़ गए, और उड़े भी क्यों ना, जब उसका प्यार उसकी आंखों के सामने उसका होकर बैठा है। ऊपर से उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर चांद लगा दे तो दिल को तो वो वैसे भी धड़काना भूल जाए। ऋतु अपने कपड़े लेकर सम्यक भी सामने से वॉशरूम में जा ही रही थी कि तभी सम्यक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे अचानक से हाथ पकड़े जाने पर ऋतु घबरा गई। उसकी धड़कन सामान्य से तेज हो गई थी। सम्यक ने ऋतु को अपनी तरफ घुमाकर उसके थोड़ा करीब गया तो ऋतु की आंखें खुद ब खुद नीचे हो गई और सांसें भी तेज चलने लगी। उसने अपने हाथों में पकड़े कपड़े पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर सम्यक को जब कुछ पिछला याद आया तो ऋतु से 2 कदम पीछे हो गया और उसकी तरफ अपनी पीठ करके बोला, जाओ चेंज कर लो। ऋतु को इतना सुनना था कि वो भागी वो वॉशरूम में, और थोड़ी देर बाद वो फुल स्लीव नाइटी का ढीला सा शॉर्ट और पैंट पहनकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो सम्यक बालकनी में खड़ा चांद नहीं आ रहा था। ऋतु ने थोड़ी देर सम्यक को देखा, जिसके चेहरे पर तो सुकून के भाव पर आंखों में अब भी एक बेचैनी थी। आखिर में ऋतु ने खुद से ही कहा, कब तक ये सिलसिला चलेगा? किसी न किसी को मनाना ही पड़ेगा न, शुरुआत में ही कहा देती हूँ, और वैसे भी बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, अब और नहीं, आज सब क्लियर हो जाएगा। इतना सोचकर वो भी सम्यक के बगल में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर वो छुपी के बाद सम्यक ने कहा, नींद नहीं आ रही? ऋतु, नहीं। सम्यक, क्यों? तुम आराम से बेड पर सो जाओ, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ऋतु एक बार सम्यक की ओर देखा, जार अब भी बाहर ही देख रहा था। ऋतु, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों चिंता करूंगी? वैसे मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। सम्यक, कहो। ऋतु, अब तो हमारी शादी हो गई है, तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? सम्यक, क्यों?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे भी तुम्हें मेरे पास होने में प्रॉब्लम होती है, तो दूर ही रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। तुम खुश रहो बस, और क्या चाहिए। ऋतु, किसने कहा कि तुम्हारा मेरे पास रहना मुझे पसंद नहीं है या मुझे प्रॉब्लम होती है। समय, किसी ने नहीं, बस हरकतें तुम्हारी वही रहती है। ऋतु, हाँ तो कभी तुमने जानने की कोशिश भी तो नहीं की। धारा ने तुम्हें मेरी ऐसी हरकतों की वजह नहीं बताई क्या। समय, नहीं, तुम ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऋतु, मैं जब छोटी थी तब पापा हमें और माँ को छोड़कर दूसरी शादी करके यहाँ से चले गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में हम अकेले किसके सहारे जिएंगे। पहले माँ और पापा की लव मैरिज हुई थी, लेकिन पापा की तरफ से वो सब झूठा था, बस एक दिखावा, माँ की ज़्यादातर पाने का। और जब वो उन्हें मिल गया तो हमें छोड़कर वो चले गए। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने मुझे पाला पोसा और उस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन वो भी 3 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। तब धारा मुझे अपने घर लेकर आई, जहाँ से मैं अपनी माँ की सारी यादें लेकर यहाँ आ गई। धारा और उसकी फैमिली ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गैर हूँ। एक माँ, भाई, बहन, बाप का प्यार दिया उन्होंने मुझे। पहले पहले मुझे ये प्यार वार एक धोखे की तरह लगता था, इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर थी। फिर तुम आए तो एक अलग सा एहसास मिल गया, लगा ही नहीं कि तुम गैर हो। फिर भी एक डर जो दिल में था उसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया कि अगर तुम भी किसी दिन मुझे छोड़कर चले गए, या हो सकता है बाद में तुम्हें भी कोई और लड़की अच्छी लग जाए, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और यही वजह रही मेरी तुम पर हर बार मना करने की और तुमसे दूर रहने की। समय कब ऋतु की ओर देखे जा रहा था, जो बाहर चांद की ओर देख रही थी। समय ने कुछ सोचा और ऋतु को अपने गले लगा लिया और थोड़ा सा टाइट गले लगाकर बोला, इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? एक बार क्लियर कर ली होती मुझसे। और बाकियों की तरह नहीं हूँ मैं कि किसी भी फायदे के लिए किसी को यूज करूँ। प्यार करता हूँ तुमसे और हमेशा करता रहूँगा। पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तब भी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब भी जब तुम्हारा बाल पक जाएंगे, और तब भी जब हमारे परपोते हमारी आंखों के सामने खेलेंगे। समय के ऐसे अजीब गरीब प्रपोजल को सुनकर ऋतु की आंखों में आंसू लिए हंस दी। उसने भी बदले में समय को कस के पकड़कर कहा, कभी छोड़कर मत जाना। आई लव यू सम्यक। थोड़ी देर में ऐसे ही गले लगने के बाद सम्यक ने ऋतु के माथे पर शिद्दत से चूमकर उसे अपने गाढ़ गोद में उठाकर बेड की ओर बढ़ गया। ऋतु शर्म से गड़ी सम्यक के सीने से बाहर ही न निकल रही थी। सम्यक ने ऋतु को बेड पर लिटाकर और खुद बगल में लेट गया और उसने अपनी बाहों में भरकर बोला, ज़्यादा शर्माओ मत मिसेस ऋतु सम्यक मल्होत्रा, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। बहुत कुछ बताना है तुम्हें और बहुत कुछ तुमसे सुनना भी है। इतना कहकर सम्यक ने एक बार फिर से ऋतु के गाल पर किस कर दिया। ऋतु ने भी उसके सीने से लिपट गई। बात करते करते ऋतु की आंखें लग गई। सम्यक ने जब देखा तो मुस्कुरा दिया। मन में खुद से ही कहा, पागल लड़की, इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने। इतना कहकर सम्यक ने ऋतु के होठों पर हल्के से किस किया और अपनी बाहों में भरकर सो गया। इधर सुबह सुबह धारा और बीबान भी एक दूसरे के बाहों में सोते हुए मिले। धारा की आंखें खुली तो उसने बीबान के होठों पर हल्के से किस करके गुड मॉर्निंग विश करके उठते हुए हल्के से चक्कर की वजह से फिर बेड पर बैठ गई। तभी बीबान की आंखें खुली तो उसने धारा को अपने सर पकड़े बैठे देखा। उसने तुरंत उठकर धारा के पीछे से गले लगाकर बोला, क्या हुआ धारा? धारा, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। कल ही 1-2 बार आए थे, मैंने सोचा भागा दौड़ी की वजह से है शायद, लेकिन अभी फिर से। विवान कुछ सोचकर उठा और धारा को अपनी गोद में ले जाकर सीधे वॉशरूम में खड़ा होकर के बोला, फटाफट से रेडी हो जाओ, हम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं नाश्ता करने के बाद। धारा, विवान ने धारा को हल्के से किस किया और फिर बाहर आ गया। उधर ऋतु की भी आंखें सम्यक से पहले खुली तो उसने खुद को सम्यक के बाहों में पाया। वो कुछ देर सम्यक को सुकून भरे चेहरे को देखती रही,
फिर धीरे से उसके ओठों पर किस करके फिर से उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद सम्यक भी आंखें खोली तो उसे लगा ऋतु अभी भी सो रही थी। उसने भी ऋतु को जैसी हरकत कर दी जिसने ऋतु भी मुस्कुरा दी और आंखें खोलकर थोड़ा सीरियस होकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे किस कर लिया तुमने बिना मुझसे पूछे? सम्यक हड़बड़ी में उठकर थोड़े बूझे चेहरे से सॉरी बोलकर वहां से जाने लगा तो ऋतु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गले लगकर धीरे से उसके कानों में बोली, बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। ऋतु ने 2-3 बार सम्यक को मनाने की कोशिश किया तो सम्यक जानबूझकर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ऋतु के उसके इतने हक से मनाना अच्छा लग रहा था। लास्ट में जब वो नहीं माना तो ऋतु अपनी भरी आंखों से झट से सम्यक को किस करने लगी। सम्यक बस आंखें फाड़े उस एहसास को महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो भी ऋतु के साथ देने लगा। कुछ देर एक दूसरे को थोड़ी देर किस करने के बाद ऋतु सम्यक के गले लगकर अपनी भीगी पलकों को बंद किए बोली, मैंने बस मजाक किया था, प्लीज नाराज मत हो, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी। सम्यक, हाँ तो कौन सा मैं सीरियस था? मैं भी तो मजाक ही कर रहा था लेकिन लगा नहीं था मेरा मजाक इतना असरदार होगा कि सुबह सुबह इतनी प्यारी बीबी से इतनी मीठी सी किस मिल जाएगी। ऋतु बस शर्मा कर रह गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। उधर आस्था और सिद्धार्थ भी यहीं रुक गए थे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा थी और सिद्धार्थ आस्था के पेट पर अपने हाथ रखे उसे चिपक कर सो रहा था। उन दोनों के तो प्यार अलग ही लेवल का था। आस्था का प्यार तो पहले ही बहुत था और अब अपने बेबी के आने की खुशी में वो दोगुना हो गया। आस्था की नखरे उठाना, उसका हद से ज़्यादा ध्यान देना, सारी जिद पूरी करना, ये सब इन दिनों के रिलेशन का एक और भी गहरा बन रहा था। सुबह सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे ऋतु के हाथों के नाश्ते के वेट कर रहे थे। कुछ देर में ऋतु किचन से बाहर आई। उसने आलू के पराठे, जूस और लास्ट में एक सबके लिए मूंग का हलवा। सबने नाश्ता किया, अपने अपने नेक दिए। जहां दिव्या जी और विश्वजीत जी ने गहने दिए वहीं विवान ने बदले में उन दोनों को कश्मीर के 2 टिकट दिए। थोड़ी ना नुकुर करने के बाद दोनों तैयार हो गए। उसके बाद धारा और विवान ने सभी को बताकर डॉक्टर के यहाँ गए। वहाँ डॉक्टर ने धारा को माँ बनने की खबर सुना दी, साथ में ढेर सारी हिदायत भी दे डाली। विवान ने मारे खुशी के जैसे पागल ही हो गया। उसने धारा को डॉक्टर के सामने गले लगाकर उसके गाल और माथे को किस कर दिया और डॉक्टर बस उन दोनों को देखती रह गई। विवान ने रास्ते में ढेर सारा सामान और अपने आने वाले बेबी के लिए, धारा के लिए, और सीधे घर पर जाकर सबको खबर सुनाई तो सब खुश हो गए। सबने बहुत बधाई दी। अब धारा की और ज़्यादा ध्यान रखने लगा विवान। उसने भी अब अपनी आदत बना ली धारा के सारे नखरे जिद उठाने की और खुशी खुशी उनके लाइफ गुजरने लगी। 3 साल बाद सम्यक हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रहा था और दिव्या जी, विश्वजीत जी और विवान, सिद्धार्थ, ये लोग एक साइड में बैठे थे। सभी लोग थोड़ी चिंतित थे। कुछ देर बाद जब रूम का दरवाजा खुला तो एक नर्स हाथ में एक बच्चा लिए बाहर आकर बोली, मुबारक हो सर, आपको बेटा हुआ है। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सम्यक पहले तो सीधे ऋतु के पास गया, उसके माथे पर किस करके उसके मन नम आंखों से कहा, थैंक्स मुझे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। सभी लोग अंदर आए और ऋतु से मिले कर बच्चे को एक एक करके अपनी गोद के लिए खिलाने लगे तो सम्यक ने कहा, कोई मुझे भी दे दो मेरे बच्चे को। सभी लोग हंस देते हैं। विवान ने उस बच्चे को सम्यक के हाथ में दिया तो उसकी आंखें फिर से नम हो गई। सभी लोग अगले दिन हॉस्पिटल से घर चले गए जहाँ बच्चे के स्वागत के लिए पूरा घर अच्छे से सजाया गया था। 3 बच्चे वहीं हॉल में बैठे कभी एक साथ खेलते तो कभी एक दूसरे से लड़ उठते। बेबी को देखते ही तीनों बच्चे दौड़ पड़े सम्यक और ऋतु के पास। विवान, सिद्धार्थ, सम्यक ने एक एक गोद में उठाया था तो एक बच्ची जो सम्यक के गोद में थी वो बोली, चाचू आप ले आए हमारे लिए एक और भाई। सम्यक मुस्कुरा कर, हाँ बेटा, आपके चाचू अपनी विधा के लिए एक और बेबी ले आए। विधा बच्ची, अरे वाह, अब तो मुझे राखी बांधने पर और भी गिफ्ट मिलेंगे। सभी लोग उसकी बात पर हंस देते हैं। तभी एक लड़का जो विवान के गोदी में था उसने बोला,
छोटी, तो क्या हम तुम्हारे भाई नहीं हैं अब? विदा, नहीं वेदांत, नहीं वेदांत भाई, आप तो मेरे भाई हो, लेकिन ये मेरा सबसे छोटा भाई है। सिद्धार्थ के गोद में जो लड़का था उसने झट से कहा, और हमारा भी भाई है, ये है अनंत। तो आइए बता दें कि कौन किसका बच्चा है। विदा और अनंत धारा और विवान के बच्चे हैं। वेदांत आस्था और सिद्धार्थ के बेबी। सभी लोग काफ़ी खुश थे। कुछ ही दिन में घर में आए नए मेहमान के नामकरण दिन आ गया और पूरी विधि विधान से उसका नाम समर रखा गया। और इसी के साथ सब लोग खुशी से अपनी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे।